हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, शाम को यहाँ पे होती है BFUHS एंड GMCH की प्रिपरेशन। सो 5 PM जो है ये MCQs की क्लास होती है, तो आप लोग रेडी रहा करो रेगुलरली क्वेश्चंस करने के लिए। देखो 190 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 191 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। सो देखो, अगर आप रेगुलरली थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करते रहोगे यूट्यूब से, तो आप ही के लिए बेनिफिट है, बिकॉज हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। और ये सोच के मत चलो कि वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, और अगर आप वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे हो तो ये अपना आपका बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। बिकॉज देखो, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तभी आप वन लाइनर अटेम्प्ट कर पाओगे। बाई चांस पेपर का पैटर्न इस बार फिर से चेंज कर दिया और आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन डाल दिए, तो आप लोग फंस जाओगे। सो अच्छा है कि आप अच्छे से अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करो। एंड अगर कोई भी बच्चा BFUHS एंड GMCH के लिए बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही जो है बैच ज्वाइन कर सकते हो आप मेरे से बात करके। सो 7 अगस्त तक जो है आपको पता है ऑफर चल रहा है दोनों ही बैचेस पे। जो 1499 वाला बैच था अब वो हो चुका है 1299 का बैच, और जो 2499 का बैच था अब वो हो चुका है 2299 का बैच। दोनों बैचेस में ये डिफरेंस है कि अगर आप 2199 वाला बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है। सो वो बच्चे आएंगे यहाँ पे, हम इनमें से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे ऑल सब्जेक्ट से। MCQ क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी एंड प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। 2299 का बैच उन बच्चों के लिए है जिनको बेसिक क्लियर करना है, और ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखो कहीं से भी आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। सो जैसा भी आपको, अगर आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो ये बैच जा सकते हो। पर अगर नहीं क्लियर तो यहाँ पे आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, थ्योरी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, MCQ क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस। तो कोई भी बैच जो है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। ये जो ऑफर है ये सिर्फ 7 अगस्त तक ही है। सो देखो, हम चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट द नर्स शुड चेक टू डिटरमाइन वेदर अ ट्रांसप्लांटेड किडनी इज फंक्शनिंग। सो देखो, एक पेशेंट है, उसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। सो इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट टेस्ट रहेगा जो कि आप करोगे कि जो ट्रांसप्लांट की गई है किडनी वो फंक्शन कर रही है कि नहीं। सो आपके पास ऑप्शन है रीनल अल्ट्रासाउंड, सीरम क्रेटिनिन लेवल, वाइट ब्लड सेल काउंट या फिर 24 आवर यूरिन आउटपुट। सो देखो, अगर किडनी फंक्शन कर रही है तो मेन फंक्शन है किडनी का फिल्टरेशन करना। एम आर राइट। सो जो मेन फंक्शन हम देखते हैं किडनी का, दैट इज योर फिल्ट्रेशन। तो देखो यहाँ पे आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए। एक तो रीनल अल्ट्रासाउंड भी आपने काट दिया होगा, आई नो दैट, और वाइट ब्लड सेल काउंट भी आपने काट दिया होगा। आप इन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए। तो ध्यान से सुनो, अगर किडनी का फंक्शनिंग ठीक नहीं होता तो वो क्या कर रही होती, बॉडी में फिल्ट्रेशन कर रही होती। सो पहले वो फिल्ट्रेशन करेगी, उसके बाद यूरिन बनाएगी ना। सो यूरिन तो ऐसे बनेगा ही नहीं, अगर फिल्ट्रेशन हो ही नहीं रही तो यूरिन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन के लिए आपको क्रेटिनिन लेवल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्रेटिनिन लेवल नॉर्मल आ रहा है, इंक्रीज नहीं है, तो इट मीन्स किडनी फिल्ट्रेशन कर रही है। और अगर वो फिल्ट्रेशन कर रही है तो वो यूरिन बनाएगी। अगर आप यूरिन चेक करोगे तो आपको प्रॉपरली नहीं पता चलेगा। सो सबसे पहला स्टेप किडनी का क्या है, फिल्ट्रेशन करना, उसके बाद यूरिन बनाना। सो पहला स्टेप आपको चेक करना है, क्लियर ना। सो ये क्वेश्चंस को थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, थोड़ा अच्छे से समझो कि कैसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द CKD, क्रॉनिक किडनी फेलियर वाला पेशेंट है। व्हाट शुड द नर्स टीच द क्लाइंट टू लिमिट द इंटेक ऑफ, हेल्प कंट्रोल यूरीमिया एसोसिएटेड विद एंड स्टेज ऑफ लेबर। सो देखो क्या कह रहे हैं कि CKD वाला, क्रॉनिक किडनी डिसीज वाला जो है पेशेंट है, ठीक है। अब क्या है, आपको उसका कौन सी चीज़ का इंटेक जो है कम करवाना है ताकि उसकी बॉडी में यूरीमिया ना हो, ठीक है। अब देखो, इसी क्वेश्चन में आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बोली है कि जो यूरीमिया है ना, वो एंड स्टेज ऑफ रीनल किडनी डिसीज में देखने को हमें मिलता है। तो यूरीमिया होता क्या है, ये होता है हाई लेवल ऑफ यूरिया, हाई लेवल ऑफ यूरिया इन द ब्लड। ध्यान से बच्चा क्वेश्चन को समझो, हाई लेवल ऑफ यूरिया इन द ब्लड, ठीक है। ये कैसे होता है, प्राइमरी कंपोनेंट है ये यूरिन का, ठीक है।
ये इंक्रीज तब होता है जब प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज होती है। तो देखो अगर आपको यूरीमिया कम कराना है, ऑप्शन दिखते हैं फ्लूइड, प्रोटीन, सोडियम, पोटाशियम, आप तो पोटाशियम पे टिक कर दोगे, ठीक है। जैसे ही आपने देखा किडनी डिसीज, पोटाशियम नहीं। देखो क्वेश्चन में लिखा है यूरीमिया को कंट्रोल करना है, तो ऑब्वियसली आप जो है प्रोटीन का इनटेक जो है वो क्या करवाओगे, कम कराओगे, क्योंकि जो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट निकलता है दैट इज, यहाँ पे लिख लेना, प्रोटीन का जो एंड प्रोडक्ट है वो होता है आपका यूरिया एंड क्रेटिनिन। लिख लेना इसको बच्चे कॉपी पे अच्छे से, ठीक है, जो कि नॉर्मली यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है। सो प्रोटीन का इंटेक कम कराओगे तो ऑब्वियसली यूरीमिया नहीं होगा और आप इसे कंट्रोल कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। सो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हाट शुड द नर्स डू व्हेन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु इज रिसीविंग पेरिटोनियल डायलिसिस। और अगर कोई पेशेंट पेरिटोनियल डायलिसिस रिसीव कर रहा है तो आप उसकी क्या केयर करोगे। ऑप्शन है मेंटेन द क्लाइंट इन अ सुपाइन पोजीशन ड्यूरिंग द प्रोसीजर, पोजीशन द क्लाइंट फ्रॉम साइड टू साइड इफ फ्लूइड इज नॉट ड्रेनिंग एडुकेटली, remove the cannula at the end of the procedure and apply a dry sterile dressing, notify the healthcare provider if there is a deficient of 200 ml in a drainage return। so देखो जब पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, सो पेरिटोनियल जो आपकी लेयर है उसको एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है यूज़ किया जाता है, ये सबको पता होगा। सो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप पेशेंट को साइड टू साइड जो है पोजीशन देते रहो ताकि जो उसका फ्लूइड है वो एडुकेटली ड्रेन होता रहे, ठीक है, क्योंकि साइड्स पे जो फ्लूइड है वो इकट्ठा हो जाता है। तो अगर आप उसे साइड टू साइड पोजीशन देते हो तो फ्लूइड जो रिटेन कर रहा है, जो ड्रेन आउट नहीं हो रहा है, वो एडुकेटली ड्रेनिंग आउट हो जाती है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड have the same need as those without special need, although their means of satisfying their needs may be limited. What effect should the nurse expect these limitations will frequently cause in the child। so देखो जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं उनकी स्पेशल नीड्स होती है, हाँ कोई भी नीड्स है वो सेम ही होती है, बट कुछ उनकी स्पेशल नीड्स होती है। जब उनकी वो नीड्स जो है फुलफिल नहीं होती तो उनमें आपको क्या देखने को मिलता है, फ्रस्ट्रेशन, ओवर कंजम्पशन, फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, इमोशनल डिसफंक्शन। सो ऑब्वियसली हमें चाहे छोटा बच्चा हो चाहे स्पेशल चाइल्ड हो, अगर उनकी नीड्स जो है वो फुलफिल नहीं हो रही तो हमें उनमें क्या देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं आपको क्वेश्चन बढ़ा के दिए होते हैं बट उनके ऑप्शंस बहुत इजी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नर्स असेस अ क्लाइंट रिसेंटली एडमिट टू द अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन यूनिट, व्हाट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शुड द नर्स एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन। सो एक नर्स है असेस कर रही है क्लाइंट को, अभी अभी एडमिट हुआ है अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन यूनिट में, मतलब कि अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, मतलब उसे अल्कोहल रोकनी है। तो अर्ली साइन एंड सिम्टम आपको अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन के पेशेंट में क्या देखने को मिलेंगे। सो ऑब्वियसली अगर कोई भी पेशेंट जो है अल्कोहल का इंटेक एकदम से छोड़ता है तो ऑप्शन पढ़ते हैं नोजिया, यूफोरिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन। सो क्या देखने को मिलती है हमें, जीआई इरिटेबिलिटी। सबसे पहला साइन ही अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन का होता है जीआई इरिटेबिलिटी, जीआई इनटॉलरेंस। तो ऑब्वियसली रेगुलरली ले रहा है, अब छोड़ेगा तो ऑब्वियसली उसे प्रॉब्लम आएगी, तो जीआई इरिटेबिलिटी हमें पेशेंट में देखने को मिलती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैचेस का कंफर्म कर दूं एक बार, जिसको सुनना है अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। 7 अगस्त तक ऑफर चल रहे हैं बैचेस पे, आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो, स्पेशली फॉर BFUHS एंड GMCH। जो 1500 का बैच था अब 1300 का हो गया, 2500 वाला 2300 का हो गया है। अगर तो आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। और इस बैच में आपका बेसिक क्लियर होगा, सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, देन आपको थ्योरी कराई जाएगी, देन इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। सो कोई भी बैच जो है आप इस नंबर पर कॉल या फिर मेरे से बात करके मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले, 7 अगस्त से पहले जो ऑफर में प्राइजेस चल रहे हैं, ठीक है। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती इस पे। सो 126 क्वेश्चन, बहुत ही लंबा सा क्वेश्चन आया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। देखो, after an abdominal cholecystectomy, a client has a T tube attached to a collection device on a day of surgery at 10:30 p.m.
30 ml of bile is emptied from the collection bag. At 6:30 a.m. the next day, the bag contains 60 ml of bile. What should the nurse consider in response to this information? So देखो, एक पेशेंट है, उसकी कॉलिसिस्टेक्टमी हुई है अब्डोमेन से, उसके ट्यूब डाली हुई है आपने कलेक्टिव बैग से. सो पहले दिन पे जो उसका कलेक्टिव बैग में जो अमाउंट है वो सिर्फ कितना आया है, यहाँ पे लिखा है 300 ml. और जो उसका कलेक्टिव बैग आपने सुबह देखा तो उसमें से सिर्फ 30 ml जो है 60 ml है बाइल आया है. तो अब इसका रिस्पॉन्स क्या रहेगा? द टी ट्यूब may have to be irrigated. The bile is now draining into duodenum. Mechanical problem may have developed with the T tube. Suction must be re-established in a portal drainage system. सबसे पहली बात तो अगर किसी की टी ट्यूब डलती है तो सर्जरी के बाद उसमें हमें 1 लीटर 1000 ml आप बोल सकते हो जो है ड्रेनेज देखने को मिलती है. सो उसके कंपैरिजन में 360 ml तो बहुत ही ज़्यादा कम है. सो इट मीन्स कि पेशेंट के कहीं ना कहीं जो टी ट्यूब है वो मैकेनिकली ऑब्स्ट्रक्टेड है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रखी है, कहीं ट्विस्ट हो रखा है. सो कोई ना टी ट्यूब के साथ मैकेनिकल प्रॉब्लम डेवलप हो गई है. सो इसके रिस्पॉन्स में आपको देखना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. फैमिली हैज डिसाइडेड टू विदहोल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर ऑफ अ न्यूबॉर्न विद द सिवियर एबनॉर्मेलिटीज. हाउ शुड द नर्स इंटरप्ट दिस डिसीजन? सो देखो, एक फैमिली है, उसने ये सोचा है कि हम उनके बच्चों को कुछ ज़्यादा ही सिवियर एबनॉर्मेलिटीज़ है, ठीक है. तो दे आर थिंकिंग कि अब इसको जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर हम दे रहे हैं अब वो नहीं देंगे, ठीक है. तो इस डिसीजन पे आप जो है क्या करोगे? इस डिसीजन पे आप जो है क्या उसको जो है रिस्पॉन्स करोगे और इंटरप्ट करोगे कि जो पेरेंट्स हैं वो क्या बोलना चाहते हैं. द न्यूबॉर्न हैज़ नो राइट. इट इज़ द सेम एज एंथोजिया. It is illegal professional practice. The newborn is being allowed to die. ठीक है. तो देखो इसका जो है सबसे पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए. इट इज़ सेम एज अ एंथोनियाजिया. सो एंथोनियाजिया होता है कि आप पेशेंट को विदाउट पेन जो है डेथ देते हो, मतलब, ठीक है. सो आपने पढ़ा होगा कि एक डेथ भी होती है जिसमें आप पेशेंट को विदाउट पेन जो है, बिकॉज ऑलरेडी वो सीवियर एबनॉर्मेलिटी में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर के लिए विदहोल्ड उन्होंने डिसाइड कर लिया है. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ इथोनेजिया. नेक्स्ट है, अ नर्स इज प्लानिंग इनिशियली होम केयर to a mother who gave birth to the high risk infant. For what time of day should the nurse schedule the visit for it to be most productive? So होम केयर देने जा रहे हो आप एक मदर को, ठीक है, उसका हाई रिस्क बेबी हुआ है, पर जो आप होम केयर देने जा रहे हो उसका टाइम जो है, उसका स्केड्यूल जो है वो किस हिसाब से करोगे? कम्युनिटी का क्वेश्चन है. When the husband is out of the home, at the time the mother is feeding the infant, at the time that is convenient for the family, when the nurse can spend time with the family. So देखो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे होता है कि जब कन्वीनियंट हो फैमिली के लिए, ठीक है. ऐसा क्यों? देखो, अगर फादर नहीं है घर तो उससे भी कोई लेना देना नहीं है, फीडिंग टाइम भी नहीं, और नर्स जो है फैमिली के साथ टाइम उसे स्पेंड नहीं करना, उसे मदर को सिर्फ केयर देनी है. सो अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस, क्योंकि अगर देखो आप जाओगे और कोई आ गया और कोई बैठा हुआ है उनके यहाँ, या फिर मदर फ्री नहीं है, या फिर मदर हाउस कोर्स कर रही है, और फिर बच्चा सो रहा है, तो फिर उसकी केयर नहीं हो पाएगी. सो द कन्वीनियंस ऑफ द फैमिली के हिसाब से आप जाओगे. नेक्स्ट है, व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन अ नर्स शुड टेक बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग ट्यूब फीडिंग इन एन इन्फेंट? सो अगर आप ट्यूब फीडिंग देने जा रहे हो इन्फेंट में तो सबसे पहले क्या करोगे? इरीगेट द ट्यूब विद वाटर, ऑफर अ पेसिफायर टू द इन्फेंट, slowing instill 10 ml of formula, place the infant in a triangular position. So obviously आप उसे पेसिफायर दोगे ताकि उसका जो सकिंग रिफ्लेक्स है वो एक फॉर्म हो जाए. क्लियर? नेक्स्ट है, विच नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोवाइड द मोस्ट सपोर्ट टू द पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट विद द ऑब्वियस फिजिकल एबनॉर्मली? सो आप कौन सी इंटरवेंशन करोगे और सपोर्ट, जिससे आप सपोर्ट कर सकते हो पेरेंट्स को? कौन से पेरेंट्स को? जिनका इन्फेंट जो है फिजिकली जो है एबनॉर्मल है. सो आप देखो क्या करोगे? इनकरेज देम टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न, डिस्करेज देम फ्रॉम टॉकिंग अबाउट देयर बेबी, इंश्योर देम नॉट टू वरी बिकॉज द नॉर्मली कैन बी रिपेयर्ड, शो देम post-operative photographs of infant who had a similar anomaly. So क्या होता है, बहुत से बच्चे ऐसे जैसे क्लेफ्ट पैलेट वाले हो जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स जो है बहुत उदास हो जाते हैं और बहुत कंसर्न्ड रहते हैं. सो इस सपोर्ट के लिए आप कौन सी इंटरवेंशन करोगे? सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे. सो आज से सारे कमेंट्स जो है मैंने रिप्लाई करना वैसे स्टार्ट कर दिया है. सो आज से दोबारा से अगेन वही स्टार्ट हो रहा है. और जो मैंने लास्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि जो
अम्बिलाइकल कॉर्ड की स्टंप है उसको आप कैसे जो है क्लीन करो। सो सबने जो है मोस्टली आंसर जो दिया है दैट इज कीप द एरिया मॉइस्ट विद द स्टराइल नॉर्मल सलाइन के साथ, बस एरिया को क्लीन रखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, उसको अच्छे से क्लीन करो, दैट्स इट, और मॉइस्ट रखना है, ड्राई नहीं होने देना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और 5 बजे रेडी रहेगा। और किसी को भी बैच ज्वाइन करने हैं तो ऑफर है 7 अगस्त तक, सो आपके पास 2 ही दिन है, तो फटाफट से आप ज्वाइन कर सकते हो इन 1300 एंड 2300। सो विदाउट एनी डिले, एंड आपके पास नंबर है, आप में से कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ऑल द बेस्ट।